नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का टीचिंग अच पर। तो चलिए आज की क्लास में हम बात करेंगे गणित शिक्षण के कुछ ऐसे प्रश्नों की जो पहले किसी न किसी परीक्षा में आ चुके हैं, जैसे सीटेट हो गया, रीट हो गया, यूपी टेट हो गया या फिर बिहार टेट हो गया। तो आज हम उन्हीं प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो पहले किसी न किसी टीचिंग एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, जिससे कि आपको पता रहे कि टीचिंग संबंधी परीक्षाओं में कैसे प्रश्न आते हैं। अगर आप किसी भी प्रकार के टेट की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास जो आज की क्लास होने वाली है वह आपके लिए मील का पत्थर साबित हो सकती है आपकी तैयारी में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, विद्यालयों में प्रसिद्ध गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के जन्म की जयंती की स्मृति पर सीबीएसई ने गणित वीक यानी कि गणित सप्ताह मनाने की घोषणा की। तो गणित का अर्थ बताइए। तो इसमें गणित का अर्थ पूछा गया है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप वीडियो को पॉज कीजिए और सही उत्तर देने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। संख्यात्मक नवाचार और प्रशिक्षण में अभिवृत्ति में वृद्धि। गणित का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? संख्यात्मक नवाचार और प्रशिक्षण में अभिवृत्ति में वृद्धि। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। जो ये कथन दे रखा है उस पर आपको विचार करना है। तो कथन क्या है कि प्रत्येक विषम प्राकृतिक संख्या एक अभाज्य संख्या है। प्रत्येक विषम प्राकृतिक संख्या एक अभाज्य संख्या है। उपपत्ति की निम्नलिखित विधियों में से किसका प्रयोग किया गया है? तो उपयुक्त कथन के प्रमाण या खंडन हेतु किया जा सकता है। तो 4 ऑप्शन आपके पास दे रखे हैं। इसमें से जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रतिस्थिति द्वारा उपपत्ति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पहलू बीजगणित में महत्वपूर्ण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पहलू है जो बीजगणित में महत्वपूर्ण नहीं है? तो सामान्यीकरण या फिर मानसिक चित्रण या फिर माप या फिर क्रम परिवर्तन। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माप। क्योंकि बीजगणित में क्या होता है? बीजगणित में माप नहीं होती। अगला प्रश्न है, गणित में निम्नलिखित पदों में से कौन सा पद परिभाषित नहीं है? गणित में निम्नलिखित पदों में से कौन सा पद परिभाषित नहीं है? तो समतल, बिंदु, रेखा या फिर चतुर्भुज के विकर्ण। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिंदु। बिंदु परिभाषित नहीं है क्योंकि बिंदु की कोई विमा नहीं होती। अगला प्रश्न है, गणित की परियोजनाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? गणित की जो परियोजना बनाते हैं उनके लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वे गणित में अंक प्राप्त करना आसान करते हैं। अगला प्रश्न है, ज्यामिति में उपपत्ति लिखना संकेत करता है। ज्यामिति में उपपत्ति लिखना संकेत करता है। तो ऑप्शन है आपके पास में। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कथन के तर्क या औचित्य को। अगला प्रश्न है, 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणित के प्रतिभावान व्यक्ति कौन थे? तो ऑप्शन है आपके पास आर्यभट्ट, दूसरा ऑप्शन है श्रीधराचार्य, तीसरा ऑप्शन है श्रीनिवास रामानुजन या चौथा ऑप्शन है हरिश्चंद्र। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीनिवास रामानुजन 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणित के प्रतिभावान व्यक्ति थे। अगला प्रश्न है, गणित सार संग्रह के लेखक हैं। गणित सार संग्रह के कौन से लेखक हैं? आर्यभट्ट हैं, भास्कराचार्य हैं या महावीराचार्य हैं या ब्रह्मगुप्त हैं? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महावीराचार्य। अगला प्रश्न है, माप की अवधारणा विकसित करने हेतु अपनाए गए निम्नलिखित कार्यों को क्रम से लगाइए। तो पहला कार्य है, शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए मानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। या फिर दूसरा कार्य, शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए अमानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। या फिर तीसरा कार्य, शिक्षार्थी सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं को सत्यापित करते हैं। चौथा कार्य, शिक्षार्थी मीटरी इकाइयों के बीच के संबंधों को समझते हैं। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर इसमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पहले 3 फिर 2 फिर 1 और फिर 4।
पहले 3 आएगा और फिर उसके बाद में आएगा 2, फिर आएगा 1, फिर उसके बाद आएगा चौथा। अगला प्रश्न है, आकृतियों के निम्नलिखित पहलुओं में से किसका प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं है? आकृतियों के निम्नलिखित पहलुओं में से किसका प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं है? तो प्रतिरूप यानी कि पैटर्न, या फिर कोण, या फिर सममिति, या फिर चौपड़। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोण। अगला प्रश्न है, संख्याओं के संदर्भ में प्राथमिक कक्षा के बच्चे अर्थात वे बच्चे जिनकी आयु वर्ग 8 से 9 वर्ष है, निम्नलिखित में से किस समुच्चय में प्रवीण हैं? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंक्तिबद्धता, वर्गीकरण और प्रतिवर्यता। अगला प्रश्न है, कक्षा 3 के विद्यार्थियों को आधे की संकल्पना का परिचय देने के लिए शिक्षक निम्नलिखित क्रियाकलापों की योजना बनाता है। तो क्या योजना बनाता है? तो पहली योजना है चित्र दिखाता है जिसमें आधा प्रदर्शित किया गया है। दूसरी योजना बनाता है आधे का चिन्ह लिखता है। तीसरी योजना बनाता है बहुत सारे मूर्त पदार्थों को आधे में विभाजित करता है। या फिर चौथी योजना बनाता है कहानी या शब्दों के प्रयोग से आधा प्रदर्शित करता है। तो बताइए शिक्षक को निम्नलिखित में से क्रियाकलापों का कौन सा सही श्रेणी क्रम करना चाहिए? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहले 3rd करना चाहिए, फिर 1st करना चाहिए, फिर 4th करना चाहिए और फिर 2nd करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियां मदद करती हैं। गणित की पहेलियां प्राथमिक स्तर पर क्या मदद करती हैं? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने में। अगला प्रश्न है, गणितीय संचारण उल्लेख करता है। गणितीय जो संचारण होता है वो किस चीज का उल्लेख करता है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता। अगला प्रश्न है, यदि एक शिक्षार्थी पूर्णांकों, भिन्नों और दशमलव संख्याओं पर चारों आधारभूत संक्रियाएं संपन्न करने में समर्थ है तो वह है। देखिए आधारभूत संक्रियाएं जो होती हैं उन्हें क्या कहते हैं हम? चारों जो आधारभूत संक्रियाएं होती हैं, एक प्लस हो गया, एक माइनस हो गया, एक गुणा हो गया और एक डिवाइड हो गया यानी कि भाग हो गया। तो अगर इन चारों चीज़ों को वो पूर्णांकों में, भिन्नों में और दशमलव संख्याओं पर कर सकता है तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इनमें से? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संक्रियात्मक अवस्था में है वह बच्चा जो प्लस कर सकता है, माइनस कर सकता है, मल्टीप्लाई कर सकता है और डिवाइड कर सकता है। किस किस चीज़ पे? पूर्णांकों पे, भिन्नों में और दशमलव में। तो वो संक्रियात्मक अवस्था में है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्यपुस्तक के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के द्वारा दिया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, वैदिक गणित आजकल विशेष रूप से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों में बहुत लोकप्रिय होता जा रहा है। इसका प्रयोग निम्नलिखित में से किसके विकास या संवर्धन में होता है? तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गणित में गणना के कौशल तथा गति। अगला प्रश्न है, कक्षा में गणितीय मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप तथा चुनौतीपूर्ण ज्यामितीय पहेलियां संबंधी क्रियाकलाप महत्वपूर्ण हैं। क्यों महत्वपूर्ण हैं ये? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वे प्रत्येक शिक्षार्थी की स्थानिक व विश्लेषणात्मक योग्यता के संवर्धन में सहायक हैं। अगला प्रश्न है, एक बच्चा जिस अवस्था में सभी संबंधी संक्रियाओं को करने में सक्षम है तथा भिन्नों के संप्रत्यय की व्याख्या करने में सक्षम है वह अवस्था है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संक्रियात्मक अवस्था। अगला प्रश्न है, कक्षा 4th की पाठ्य पुस्तक से दी गई निम्नलिखित समस्याओं में से कौन सी बहु अनुशासनात्मक समस्या की ओर संकेत करती है? तो ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत के झंडे का आरेख बनाइए और झंडे में सममिति रेखाओं की संख्या की पहचान कीजिए। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आशा करता हूँ कि आज की क्लास आपको पसंद आएगी। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।